व्यूज इंडिया सेवन के व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। तो मैं सैयद रफी एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके सामने 23 अप्रैल 2020 की सुबह की अहम और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तो आइए फटाफट जान लेते हैं कि आज 23 अप्रैल यानी बृहस्पतिवार के सुबह की अहम और ताज़ा तरीन खबरें क्या हैं। तो दिल्ली में कोरोना वायरस से ठीक होने वाले पहले मरीज ने एक संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि हम ये संदेश देना चाहते हैं तमाम लोगों की कि वो सकारात्मक रहें, अपने डॉक्टरों पर पूरा विश्वास करें, अपनी सरकार पर विश्वास करें और घर पर रहें। यही एकमात्र उपचार है। कोरोना वायरस से ठीक होने वाले दिल्ली के मरीज का ये कहना था, जो कि आज पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। और अगली खबर है मध्य प्रदेश से। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में 44 कोरोना वायरस के मरीज आज ठीक हो चुके हैं, जिनमें से 22 सिर्फ पुलिस वाले थे, पुलिसकर्मी थे। तो आज 44 लोग मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज से पूरी तरह से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। उनका जो कोविड-19 यानी कोरोना वायरस पॉजिटिव था वो रिकवरी हो चुका है, वो नेगेटिव आ चुका है। और अगली खबर है हैदराबाद से। तो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज 100 अमेरिकियों सहित 72 यूएई नागरिकों को भी एयर इंडिया के स्पेशल पैसेंजर फ्लाइट से उन्हें उनके वतन भेजा गया है। यानी 100 यूएस नेशनल और 72 यूएई नेशनल को एयरलिफ्ट के द्वारा यानी एयर इंडिया के स्पेशल पैसेंजर फ्लाइट के द्वारा ये नागरिक जो है अपने वतन भेजे गए, जिनमें से 100 अमेरिकी नागरिक और 72 यूएई के नागरिक शामिल हैं। लॉकडाउन के बीच कांग्रेस के लीडर रणदीप सुरजेवाला ने किया है लॉकडाउन का उल्लंघन। तो आपको बता दें कि हरियाणा के अनाज मंडी में कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए एक सभा बुलाई और उसमें सभा को संबोधित किया। जैसा कि आप लोग फोटो में देख सकते हैं कि कांग्रेस लीडर रणदीप सुरजेवाला ने किस तरह से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई है। पिछले 24 घंटे के और उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे के अंदर 112 कोविड पेशेंट मरीज पाए गए हैं। तो आपको बता दें कि इस 112 मरीजों के मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 1449 पर पहुंच गई है, जबकि 21 की मौत हो चुकी है। हालांकि 173 ठीक भी हो चुके हैं। और अमरनाथ यात्रा पर जो रोक लगाने की बात कही गई थी सरकार की तरफ से, तो अब आपको हम बता दें कि ये फैसला वापस ले लिया गया है। अब इस पर पुनर्विचार किया जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा को फिर से शुरू करें। हम आपको बता दें कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा को 23 जून से शुरू किया जा सकता है, इसकी अनुमति दी जा सकती है। तो अमरनाथ यात्रा पर जो पाबंदी लगी थी कि इस साल अमरनाथ यात्रा नहीं होगा, उसको लेकर पुनर्विचार चल रहा है। ऐसा अनुमान है कि 23 जून से इसकी अनुमति दे दी जाएगी। और अब बात करें दिल्ली की, तो पिछले 24 घंटे में 92 नए कोविड-19 के पेशेंट पाए जाने के बाद दिल्ली में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2248 हो चुकी है, जिनमें से 48 की मौत भी हो चुकी है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इरिश प्राइम मिनिस्टर यानी आयरलैंड के पीएम वाराडकर को अप्रिशिएट किया है और उनको धन्यवाद कहा है कि उन्होंने अपने देश में हमारे देश के डॉक्टर्स, नर्सेस और हमारे नागरिकों की काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है। और साथ ही श्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बातचीत के दौरान काफ़ी कुछ विषयों पर डिस्कस किया, कोरोना वायरस को भी लेकर और इसकी जो पेंडेमिक डिजीज है उसको भी लेकर। तो साथ ही नरेंद्र मोदी ने उन्हें भी वे विश्वास दिलवाया है कि हम भी अपने देश में इरिश नागरिकों के साथ वैसा ही बिहेव करेंगे जैसा कि अच्छा बर्ताव उनके द्वारा किया गया है हमारे नागरिकों के लिए। और अब बात करेंगे आज की एक अहम खबर की। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचायती राज्यों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का फैसला किया है। तो जी हाँ, 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंचायती राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं उनसे डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करेंगे। और साथ ही उन्होंने यह भी अनाउंसमेंट किया है कि उस ओकेशन पे ग्राम स्वराज नामक एक पोर्टल का एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च भी करेंगे, जिसके तहत ग्राम पंचायतों तक और गांव-गांव तक सुविधाओं को पहुंचाना बेहद आसान हो जाएगा। तो श्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल 2020 को ग्राम पंचायती राज्यों से डायरेक्ट मुखातिब होंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। और उस मौके पर ग्राम स्वराज नाम का एक पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करेंगे, जिससे ग्राम पंचायतों के विकास में और उन तक डायरेक्ट मदद पहुंचाने को लेकर काफी सहायता प्राप्त होगी। ये माना जा रहा है कि इस एप्लीकेशन के जरिए पंचायत तक डायरेक्ट सुविधाएं और जो भी स्कीम है केंद्र सरकार का वो पहुंचाया जा सकता है। तो
तो ई ग्राम स्वराज नाम का पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन 24 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान लॉन्च किया जा सकता है। ये एक बहुत अच्छी पहल मानी जा रही है केंद्र सरकार की, मैं भी इसकी सराहना करता हूँ। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने एक प्रोटोकॉल जारी किया है। कोविड-19 का जो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट है उसको लेकर हम आपको बता दें कि ये टेस्ट किट अमेरिका से मंगाया गया था हाल ही में, जिसका एक्यूरेसी 95% होना चाहिए, लेकिन 5.4 के आसपास आने की वजह से कई राज्यों ने इसे कहा दिया था कि ये कोविड-19 का टेस्ट करने में फेल हो चुका है। तो इसको लेकर ICMR ने एक प्रोटोकॉल जारी करते हुए ऐलान कर दिया है कि अभी अगले 2 दिनों तक इससे कोई टेस्ट न की जाए। हालांकि हम आपको बता दें कि अभी टेस्ट प्रक्रिया इसी के तहत बहुत ज़ोरों शोर से चल रही थी, लेकिन इसका एक्यूरेसी सही नहीं आने की वजह से फिलहाल इसकी टेस्टिंग को स्थगित कर दिया गया है अगले 2 दिनों के लिए। अब रिसर्च के बाद ही इसे फिर वापस पुनः शुरू किया जाएगा या फिर इसे रिटर्न कर दिया जाएगा। और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला ने यह ऐलान कर दिया है कि 3 मई से पहले किसी भी तरह का लिक्योर शॉप यानी शराब की दुकान को खुलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और साथ ही उन्होंने ये चेताया है कि कालाबाजारी करने वालों, स्मगलिंग करने वालों, शराब का ऐसे लोगों को जो है उनसे सख्ती से निपटा जाएगा, उन्हें कतई बख्शा नहीं जाएगा। तो 3 मई तक हरियाणा के गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि शराब की दुकान खुलने का कोई अनुमान नहीं है। और स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक दिशा निर्देश जारी करते हुए सभी राज्यों से ये कहा है कि सभी राज्यों के जो आशा वर्कर्स हैं, जो कोविड-19 में आशा वर्कर्स काम कर रही हैं, फाइनेंशियली इंसेंटिव यानी आर्थिक सहायता करें। जो भी कोविड-19 के तहत काम कर रही है आशा, उन्हें कुछ ना कुछ आर्थिक सहायता दे, उन्हें एक्स्ट्रा पैसा दे ताकि वो इस कोविड-19 में सही से काम कर सके। और साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी राज्य ये सुनिश्चित करें कि आशा वर्कर्स को अच्छे जो है एजुकेटेड प्रोटेक्टिव गियर यानी हर तरह के सुरक्षा का इक्विपमेंट यानी PPE वगैरह मुहैया कराया जा रहा है या नहीं करा रहा है, इस बात की सभी राज्य जो है सुनिश्चित करें। तो आशा वर्कर्स के लिए कहीं ना कहीं एक ये राहत भरी खबर है। और उड़ीसा के CM नवीन पटनायक ने आज सभी पंचायती राज्यों के सरपंच से एक ओथ सेरेमनी यानी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए एक शपथ सेरेमनी का आयोजन किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें सभी लोगों ने, सभी सरपंचों ने ये शपथ लिया है कि हम कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सभी एक साथ हैं और एकजुट है। तो ये ओथ सेरेमनी सरपंचों के लिए CM नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके ये अपनाया गया था। और सभी सरपंचों ने ये ओथ लिया, शपथ लिया कि हम सभी कोरोना वायरस से लड़ने में एक साथ और एकजुट हैं। और बिल गेट्स ने कोरोना से निपटने के लिए PM मोदी की सराहना किया है और साथ ही आरोग्य सेतु ऐप का भी जिक्र किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स ने भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की है। और 3 मई के बाद रेलवे करने वाला है यात्रियों के लिए बड़ा बदलाव, बनाया जा रहा है स्पेशल प्लान। तो लॉकडाउन के बाद रेलवे केंद्र की हरी झंडी के बाद ही ट्रेन चला पाएगी। अभी किसी तरह का कोई निर्णय भारतीय रेलवे की तरफ से नहीं लिया गया है। केंद्र इस मसले पर सभी राज्यों से बातचीत के बाद ही कोई दिशा निर्देश जारी करेगा। माना जा रहा है कि 3 मई के बाद रेलवे यात्रियों के लिए कई बदलाव भी कर सकता है। तो आइए देख लेते हैं कि उन बदलावों को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। तो नंबर 1 पर है, ट्रेन ऑपरेशन शुरू होने पर पहले केवल कुछ चुनिंदा ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये स्पेशल ट्रेनों की तरह होंगी और इसका किराया ज्यादा रखा जाएगा। इससे शुरू में ट्रेनों में भीड़ को कम रखने में मदद मिलेगी और केवल वही लोग यात्रा करेंगे जिनके लिए बेहद जरूरी होगा। और अगर दूसरी नियमों का बात करें तो रेलवे ने 19 मार्च से ही दिव्यांगों यानी जो फिजिकली जो माजूर हैं और स्टूडेंट्स और मेडिकल ग्राउंड पर टिकटों पर मिलने वाले कंसेशन के अलावा सभी छूट पर रोक लगाई हुई है। इसका मकसद ट्रेनों में भीड़ को कम करना था, खासकर वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेनों की यात्रा से दूर रखना था। संभावना यही है कि फिलहाल रेलवे अपने इस आदेश को आगे भी जारी रखेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यात्रा से दूर रखा जा सके। और तीसरे नियम की बात करें तो रेलवे शुरू में केवल स्लीपर क्लास के कोच वाली ट्रेन ही चलाएगा, जिसमें केवल उन्हीं लोगों को यात्रा करने दिया जाएगा जिनके पास कंफर्म टिकट होगा। इससे जनरल क्लास के डिब्बे वाली भीड़ से बचा जा सकता है। दूसरी तरफ AC डिब्बों के बंद माहौल में संक्रमण की संभावनाओं को भी स्लीपर ट्रेन से टाला जा सकता है, ऐसा मानना है भारतीय रेलवे का। और चौथे नियम की बात करें तो रेलवे ने स्लीपर क्लास के 5000 से ज्यादा डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया है। इसके लिए बीच की एक सीट को हटा दिया गया है। हालांकि अभी आइसोलेशन वार्ड के तौर पर इन डिब्बों की जरूरत नहीं पड़ी है। साथ ही गर्मी की वजह से फिलहाल इनके उपयोग की संभावना कम है।
ऐसे में रेलवे इन डब्बों से स्लीपर 2 के तौर पर स्पेशल क्लास की ट्रेन भी चला सकता है। इससे सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में भी मदद मिल पाएगी। तो कहीं ना कहीं 3 मई के बाद भी रेलवे से यात्रा करने में कहीं आने जाने में परेशानी बनी रहेगी, आप ये समझ लीजिए। बात करें तो शुरू में और 5वें नियम की बात करें तो शुरू में ट्रेनें केवल चुनिंदा स्टेशनों के बीच ही चलाई जाएंगी और जिन इलाकों में कोरोना के ज्यादा मामले आ रहे हैं वहां से ना तो कोई ट्रेन जाएगी और ना ही कोई ट्रेन वहां पर आएगी और रुकेगी। और पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को बड़ी राहत, कोरोना टेस्ट निकला है नेगेटिव। तो आपको बता दें कि इमरान खान की कल कोरोना वायरस की टेस्ट हुई थी। ये बताया जा रहा था कि इमरान खान कुछ दिनों पहले एक संदिग्ध व्यक्ति यानी कोरोना वायरस से पॉजिटिव व्यक्तियों से मिले थे और उनसे हाथ भी मिलाया था। उसके बाद तरह तरह के आकलन लगाए जा रहे थे कि इमरान खान भी कोरोना से ग्रसित है, पॉजिटिव है, लेकिन उनका रिपोर्ट आने के बाद से ये क्लियर हो गया है कि उन्हें कोरोना वायरस नहीं है, पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है, उनका कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का टेस्ट नेगेटिव आया है। और अगली खबर है अमेरिका से, जहां ट्रंप ने यूएस नेवी से साफ तौर पे कहा है कि ईरान के शिप अगर परेशान करे तो हमला कर उन्हें तबाह कर दो। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट में यूएस नेवी को आदेश दिया है कि अगर ईरान के शिप परेशान करते हैं तो वो उन पर हमला बोल दें। तो इस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अमेरिकी नेवी को यह आदेश दे दिया है कि अगर ईरान के शिप उनके नजदीक आते हैं तो उन्हें शूट कर दिया जाए। ट्रंप ने बुधवार को अपने एक ट्वीट में कहा है कि उन्होंने यूएस नेवी को आदेश दे दिया है कि अगर ईरान के शिप उन्हें परेशान करते हैं तो बिल्कुल न हिचके, वो उन पर हमला कर दे और उन्हें खत्म कर दे। और लगातार हो रहे हैं कोरोना वायरस पर हमले को लेकर, डॉक्टर्स और प्रशासन तंत्र पर हमलों को लेकर मोदी सरकार ने, भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। तो आपको बता दें कि डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा करने पर अब हो सकती है 7 साल की सजा और भारी जुर्माना भी। तो कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे डॉक्टरों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इसके लिए 123 साल पुराने महामारी कानून में बड़ा बदलाव कर हिंसा के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया है, जिसके तहत अगर इन पर हमला किया गया तो 7 साल की सजा और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तो आप सभी से ये अनुरोध है कि आप लोग खुद पर संयम रखें और कोरोना वायरस पर बिल्कुल ही किसी भी तरह के हमले तो दूर की बात है, अभद्र टिप्पणी भी ना करें और उनका रेस्पेक्ट करें, उनका सम्मान करें। आखिरकार वो हमारे लिए तो इस महामारी में, इस परेशानी में लड़ रहे हैं दिनों रात। और इसी को लेकर एम्स के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर अमनदीप ने सरकार के इस फैसले को, इस ऑर्डिनेंस का खैर मकदम किया है, स्वागत किया है, सराहना किया और उन्होंने कहा कि इस तरह के फैसले से हम डॉक्टरों को आगे लंबी समय तक लड़ाई लड़ने में काफी मदद मिलेगी। हम सरकार के इस कदम की सराहना करते हैं। और पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के 32 नए मामले सामने आने के बाद अब वहां पर संक्रमितों की संख्या बढ़कर 300 हो चुकी है, जबकि आपको बता दें कि 15 लोग इससे जान भी गंवा चुके हैं और 6 मरीजों के स्वस्थ हो जाने पर अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। अब रुख करते हैं बिहार के। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन के अंतर्गत पटना में अपराध के मामले घटे हैं, तो वहीं जहानाबाद में चोरी की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। तो कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन के बीच बिहार की राजधानी पटना में जहां अपराध में कमी आई है, वहीं जहानाबाद में चोरी की वारदातों में इजाफा देखा जा रहा है। कोरोना वायरस के कहर की वजह से लॉकडाउन ने बिहार में शांति का राज कायम कर दिया है। सड़कों पर होने वाले अपराध हो या दुर्घटनाएं, हर जगह इसके ग्राफ में कमी आई है। एक अध्ययन के मुताबिक राजधानी पटना में लॉकडाउन के बीच आपराधिक घटनाओं में 26% तक की कमी देखी जा रही है, लेकिन इसके उलट पटना से सटे जहानाबाद जिले में चोरी की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। लॉकडाउन की वजह से लोग एक जगह फंसे हुए हैं, ऐसे में कई गाँवों के घर बंद है, जिसका फायदा चोर निरंतर उठा रहे हैं। बिहार में 15 नए कोरोना वायरस के मरीज सामने आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों से ट्रैवल हिस्ट्री न छुपाने की अपील की है। तो सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना को लेकर की गई समीक्षा बैठक के बाद कहा कि कई मामले एक ही संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बढ़े हैं, लेकिन सरकार की तरफ से सभी आवश्यक और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट के साथ ही बिहार में कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले जिलों की संख्या बढ़कर 17 हो चुकी है। दरअसल बांका में अभी तक कोरोना का एक भी केस नहीं पाया गया था, लेकिन बुधवार की शाम आई रिपोर्ट में वहां के भी एक व्यक्ति में इस वायरस के पाए जाने की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पॉजिटिव पाए गए मरीजों में एक भागलपुर मेडिकल कॉलेज का स्टाफ भी है, जबकि 2 मरीज हाल ही में महाराष्ट्र से बिहार पहुंचे थे। तो आपको बता दें कि इन 15 मरीजों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद से बिहार में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 141 हो चुकी है। हालांकि इसमें से 42 मरीज ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 2 की मौत की खबर है। और अब अगली खबर है बिहार के सीवान जिले से।
तो आपको बता दें कि बिहार के सिवान जिले के सब्जी मंडी को शिफ्ट किया जा चुका है। तो जी हां, सिवान के सब्जी मंडी को अब दरोगा राय प्रसाद के कॉलेज परिसर में शिफ्ट किया जा चुका है। तो जी हां, आपको बता दें कि आप चाहे दुकानदार हो या फिर खुदरा खरीदने वाले ग्राहक हो, आपको अगर सब्जी चाहिए तो सब्जी मंडी से शिफ्ट करके दरोगा प्रसाद राय कॉलेज परिसर में शिफ्ट किया जा चुका है 22 अप्रैल के सुबह से ही। तो आपको सब्जियों की अगर ज़रूरत है तो आप वहां सीधे चले जाएं, वरना सब्जी मंडी में आप घूमते रह जाएंगे, सब्जी नहीं मिल पाएगी। तो आज के इस बुलेटिन में इतना ही। सभी तरह के व्यूज पर नजर बनाए रखने के लिए हमारे चैनल व्यूज इंडिया 7 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके शेयर जरूर कर दे। धन्यवाद।